तो वो चलें, बहरहाल वो शुरू करते हैं। आखिरी बात जो मैं आपको पानी पे कर रहा था कि जो इसका इम्पैक्ट होता है फॉसिल फ्यूल का, जब कोल माइन से आप कोल निकालते हैं ना, उसके अंदर भी यही चीज होती है कि उसमें ह्यूज क्वांटिटीज वाटर की चाहिए। अगर आपने भी ये थर का पढ़ा हो कि जी थर के अंदर जो ये बिजली के प्लांट लगाए हैं सिंध गवर्नमेंट ने और एंग्रो ने, उसके लिए कितने पानी की रिक्वायरमेंट है और किस तरीके से वहाँ लोगों के पास पीने पानी मौजूद नहीं है थर के अंदर, लेकिन इसके लिए उन्होंने बंदोबस्त किया है, उस पानी का जरूरत पड़ती है। तो ये तो थी एक बात कि जो हम, अच्छा अब आप आ जाइए कि थर्मल पॉल्यूशन क्या होती है। देखें, जब भी हमने बात की थी ना कि अगर आप बेसिक केमिस्ट्री की तरफ आप जाए ना, जब भी कोई चीज आप जला रहे होते हैं, इवन घर के अंदर आप देख लें, अगर आप चाय बनाने के लिए अपने चूल्हे को ऑन करते हैं तो जितनी एनर्जी या आप गैस जला रहे होते हैं, जितनी एनर्जी पानी को बॉईल करने में इस्तेमाल होती है, उसका 70% 80% एनवायरनमेंट को चला जाता है। एक्चुअल एनर्जी जो यूज होती है, अगर आप बीटीयू के अंदर देखें या किसी भी कैलोरीज के अंदर इसको आप देखें, किसी भी तरीके से आप इसको नोट करें, तो 70% एनर्जी आप एनवायरनमेंट को दे रहे हो। यही चीज अप्लाई होती है कि जब आप फॉसिल फ्यूल को, कोई भी हो, कोल हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, इवन अपनी गाड़ी के अंदर जब आप कर रहे होते हैं, तो जो कन्वर्जन रेट होता है, जो एनर्जी उसके अंदर फ्यूल के अंदर मौजूद है, जैसे मैंने पिछली दफा आपको बताई थी, हाईएस्ट डीजल के अंदर है, उसके बाद पेट्रोल के अंदर दूसरी चीजों में कितनी एनर्जी होती है मेगा जूल के हिसाब से, उसका जो कन्वर्ट होता है मैकेनिकल एनर्जी के अंदर, उसको हम इफिशिएंसी फैक्टर कहते हैं। हीट मतलब मैकेनिकल एनर्जी जो है ना, हीट, उसको हम कन्वर्ट करते हैं, हीट में कन्वर्ट करते हैं फ्यूल को जला के, उस हीट को हम कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो ओवरऑल एफिशिएंसी अगर आप देखें ना, तो बाज जगह 30% मिलती है, बाज जो अभी मॉडर्न प्लांट्स आए हैं जिसके अंदर हम यूज करते हैं, उसके अंदर 58%, बाज के अंदर 61% तक भी कहा जाता है कि इसकी efficiency। तो जो हीट आप एनवायरनमेंट को दे रहे हैं वो नेचुरल हीट तो नहीं है ना, एक हीट तो जो कुदरत की तरफ से आपके आ रही है जमीन के ऊपर, सूरज की रोशनी की शक्ल में, वो हीट है। दूसरी हीट जो है आप दे रहे हैं अपने कामों से ना, कि गाड़ी आपने चलाई, गाड़ी से जो एग्जॉस्ट निकल रहा होता है, अक्सर ये बताया जाता है ना कि जी कभी भी टेल पाइप को हाथ ना लगाएं, हाथ जल जाएगा। कभी भी अगर आप गाड़ी का इंजन खोलें तो आपका रेडिएटर कभी हाथ ना लगाएं, उसको हाथ जल जाएगा, क्योंकि उसका टेम्परेचर इतना होता है ना कि बर्निंग के बाद टेम्परेचर 350 डिग्री सेल्सियस से भी बढ़ जाता है वहां पे। तो कितनी एनर्जी हम एनवायरनमेंट को वेस्ट कर रहे हैं, ये भी एक एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। अच्छा, मैकेनिकल एनर्जी को आप कन्वर्ट किस में करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जो हमने उसमें देखा था, हाइडल के अंदर देखा था कि आपने पानी के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको काइनेटिक में कन्वर्ट करते हैं, उस काइनेटिक एनर्जी को आप यूज करते हुए टरबाइन ब्लेड्स को घुमाते हैं। टरबाइन ब्लेड जो घूमते हैं वो एक मैकेनिकल एनर्जी बनती है, और मैकेनिकल एनर्जी को आप ट्रांसपोर्ट करते हैं किस पे, हम करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल कहाँ जाती है भाई, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में कैसे होती है, बीच में एक यूनिट है ना। टरबाइन जनरेटर है, सॉरी, टरबाइन जनरेटर है। जनरेटर में जाती है ना, टरबाइन से आप जनरेटर चलाते हैं, जी जनरेटर जी, से फिर आपको बिजली मिलती है जिसको कि आप स्टेट ट्रांसपोर्ट अप करते हैं करके। आप कंजम्पशन सेंटर के ऊपर, लाइनों के थ्रू, ठीक है ना। आप डालते हैं, हाई वोल्टेज लाइंस डालते हैं, फिर उनका जारी एक पूरी एक टेक्नोलॉजी है इलेक्ट्रिकल के अंदर के, स्टेप अप करते हैं उसको, 500 केवीए की लाइन है, 135 की है, जो भी है, आपके घर आते आते, फिर उसके बाद वो सेकेंडरी स्टेप डाउन होती है, फिर सेकेंडरी में होती है, आपके घर आते आते जो है वो कुछ से कुछ हो जाती है, यानी जो 50,000 वोल्ट की होती है या 5 लाख वोल्ट होते हैं, कन्वर्ट होते हैं आपके घर आते आते 240 में कन्वर्ट। तो ये जो सारा प्रोसेस है, ये भी हीट जनरेट कर रहा होता है। जिस वक्त बिजली गुजर रही होती है, आप कोई भी आप देख लें, आपके घर में अगर फ्रिज है ना, फ्रिज की साइड पे जाके कभी हाथ लगाइएगा, आपको पता चलेगा वो कितना गर्म होता है। क्यों? कि वो जो बिजली से, वो जो गैस को यूज करके वो उसको ठंडा कर रहा है आपकी चीजों को, उसके अंदर भी एक हीट जनरेट हो रही है। उसके अंदर, फ्रिज के अंदर एक फैन होता है जो कि हीट को डिसिपिएट कर रहा होता है। तो ये सारी चीजें जो एनवायरनमेंट में कन्वर्ट होती है, इसलिए
कार्नोट साइकिल आप सबने पढ़ा होगा, ये थर्मोडायनेमिक्स जो होती है उसके अंदर कार्नोट साइकिल पढ़ाया जाता है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि हीट को 100% आप, आइडियल सिस्टम जिसको हम कहते हैं ना थ्योरी के अंदर, वो आइडियल सिस्टम। जी, किसी ने कुछ कहा, कोई सवाल था कोई? चले, आइडियल सिस्टम जो होता है उसमें तो आप कह देते हैं कि जितनी भी आपकी हीट एनर्जी है वो मैकेनिकल में कन्वर्ट होगी, लेकिन प्रैक्टिकल सिस्टम ऐसा भी बना नहीं है अब तक। अगर आप आइडियल कंडीशंस भी क्रिएट कर दें तब भी नहीं होता ये, ठीक है ना, पॉसिबल नहीं है ये। अब इंटरनल कंबशन इंजन का जो एफिशिएंसी है वो 17% भी है। अब जो मॉडर्न इंजन आए हैं जो गाड़ियों के अंदर ईएफयू कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन वाले, पहले जो कार्बोरेटर वाले थे ये उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब तो कार्बोरेटर वाले खत्म हो गए ना, मोटरसाइकिल के अंदर, ये रिक्शाओं के अंदर, ये पुरानी जो गाड़ी है उनके अंदर ही रह गए ना। अब तो सारे के सारे ईएफयू टाइप के आ गए ना, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन, जो ईएफआई इंजन की जो कहलाते हैं, उससे आप कर रहे होते हैं ना, तो उसकी इफिशियंसी फैक्टर आता है। मॉडर्न प्लांट्स का मैंने आपको बताया कि वो जो स्टीम को जो बनाते हैं, स्टीम को एक दफा यूज करते हैं, फिर दूसरी दफा यूज करते हैं, फिर तीसरी दफा यूज करते हैं, तो उसको कंबाइन कर करके ना, फिर आखिर में क्या करते हैं कि उस स्टीम को जो आपका फ्यूल होता है उसकी प्री हीटिंग, जैसे मैं रिफाइनरी में बता रहा था आपको कि क्रूड ऑयल को फर्नेस में इंडक्ट करने से पहले, इंजेक्ट करने से पहले आप उसको प्री हीट करते हैं। जब प्री हीट करते हैं तो उसको, आपका जो फ्यूल की कंजम्पशन होती है वहां कम हो जाती है, तो उसको यूज करके आप अपनी एफिशिएंसी बढ़ा। तो ये जो चीज है, मतलब 68% से ज्यादा अभी तक तो कोई ऐसा प्लांट बना नहीं जिसकी कन्वर्जन फैक्टर जो है, मतलब आप हीट को मैकेनिकल में कन्वर्ट करके और उसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए जो आप यूज कर रहे हैं, सोर्स पे अगर आपके पास 100 यूनिट आपने दिए हैं और उससे जो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी आप लेते हैं, 68 इज द हाईएस्ट परसेंटेज जो अब तक अचीव हुई है। लेटेस्ट जो है वो ये है, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। फिर घरों के अंदर जो है आप हीट जनरेट करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको चाय बनाने की मिसाल दी कि चाय बनाते वक्त कितनी हीट आप एनवायरनमेंट के अंदर दे रहे होते हैं। अक्सर आप जो खवातीन घर में काम करती हैं, या मैं अपने घर की खवातीन से सुनता हूँ कि जरा किचन में आके देखें तो आपको पता लगेगा खाना कैसे पकता है। क्यों? इसलिए कि चूल्हे जल रहे होते हैं, हीट वहां ज्यादा जनरेट होती है, लाख आप एग्जॉस्ट लगा लें वो हीट इतनी होती है, और किचन का टेम्परेचर आपके घर कमरों के टेम्परेचर से बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, कुछ एनवायरनमेंट में चली जाती है और कुछ को जो है हीट को जो है कमर्शियल और रेजिडेंशियल यूनिट्स के अंदर जो है इनको यूज कर लिया जाता है। तो ये एक थर्मल पॉल्यूशन जो है लाजमी है कि आप जब भी आप फॉसिल फ्यूल यूज करेंगे तो आपको ये हो। अब हीट डिस्पोजल के दो तीन तरीके होते हैं कि हीट को आप ये भी कर सकते हैं कि जो आपकी हीट है उसको लाके आप, जो बाज यहाँ तो नहीं होता पाकिस्तान के अंदर, लेकिन दुनिया के अंदर ये होता है कि वो सेंट्रल हीटिंग होती है, ये सेंट्रल कूलिंग होती है। बाद ऑफिस के अंदर आपको सेंट्रल कूलिंग सिस्टम नजर आता है, जहाँ ठंडे इलाके हैं वहाँ पे सेंट्रल हीटिंग सिस्टम होता है, उसके अंदर वो पानी को यूज करते हैं और वो हीट जो जनरेट हो रही होती है विद इन द ऑफिस, उसको वो यूज करते हैं कन्वर्ट करने के लिए अपना, उसके अंदर कूलिंग के अंदर। ठीक है, अब सब पानी की जो स्पेसिफिक हीट है, ये बहुत ज्यादा होती है। ठीक है ना, ये एक फैक्टर है इसके अंदर कि ये हीट को रिटेन कर लेता है और इसको आप यूज कर सकते हैं। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी भी अच्छी होती है पानी की। तो अब क्या है आपके पास कि जो आपके जो जितने दरिया हैं, समंदर हैं, जो लेक्स हैं, ये एक सोर्स बन जाते हैं हीट को एब्जॉर्ब करने का। ठीक है ना, तो इस तरह जो होता है आपका एयर टेम्परेचर जो है वो थोड़ा स्टेब्लिश रहता है। इसके लिए कोई ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट नहीं। मिसाल के तौर पे अभी पॉल्यूशन को एक तरफ रख दीजिए, अ, अगर कोई बड़ा पावर प्लांट है जैसे कि जो लगे हुए हैं पोर्ट के ऊपर, दो कोल के पावर प्लांट लगे हुए हैं, उसकी जो हॉट वाटर होता है, जो डिस्पोज करना होता है आपको, अगर उस हॉट वाटर को आप समंदर में डाल दें तो इतना आप डैमेज नहीं कर रहे होते, क्योंकि वहां क्वांटम पानी का इतना होता है कि वो फॉरन इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है वो टेम्परेचर का। लेकिन अगर उसी पानी को आप जमीन के ऊपर फेंक दें या किसी नहर में डाल दें तो वो ज्यादा डैमेज करेगी उस चीज को। तो ये जो होते हैं ना दरिया, ये सोर्स होते हैं कि जो आप एक्स्ट्रा थर्मल पॉल्यूशन कर रहे हैं इस प्लेनेट की, उसको रिसीव करने के लिए
आपके अच्छे सोर्स बन जाते हैं, ठीक है। और इसके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसको हम बड़े आराम से हम अपना कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या बात होती है, अब देखिए कि कुदरत का एक निज़ाम है, इकोलॉजी का एक सिस्टम है, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, जिनको कि आप अगर आप कोई वाटर बॉडी है, उसके अंदर आप गर्म पानी अगर आप डालते रहेंगे, तो जो नेचुरली वहाँ ऑर्गेनिज्म हैं, मछलियाँ हैं, झींगे हैं, कोई भी चीज़ आप ले लें, कोई भी, तो मैं वो चीज़ें ले लूँ जो आप खाते हैं ना, और भी कोई अगर ऑर्गेनिज्म होगा, जो कि आपको नज़र नहीं आता, बाज़ दफ़ा ऐसे होते हैं कि ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि आपके पानी की सफाई कर रहे होते हैं, जो गंद पानी में जा रहा होता है उसको साफ कर रहे होते हैं। तो जब आप ये हीट वहाँ पे डालते हैं, तो वहाँ की जो इकोलॉजी का एक फैक्टर है ना, बैलेंस जो है ना, वो बैलेंस जो है डिस्टर्ब, उस बैलेंस को डिस्टर्ब करने से क्या होता है कि आपकी ओवरऑल जो उस वाटर बॉडी की जो भी इकोलॉजी है उसको आपने खराब कर दिया, और वो एनवायरनमेंट को पूरे को डैमेज कर दिया। अच्छा, हमेशा ये होता है कि पानी की जो टॉप बॉडी होती है ना, वो ज़्यादा उसका टेम्परेचर होता है बनिस्बत इसके, अगर आप जाएँ। ये जैसे मैंने अभी आपको मिसाल दी कि समंदर के अंदर, कि अगर आप समंदर के सरफेस का टेम्परेचर देखें तो आपको नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर 24, 25, 26 डिग्री सेल्सियस का मिलेगा। लेकिन अगर आप 30 मीटर, 40 मीटर नीचे चले जाएँ, जो डीप सी डाइविंग करते हैं, वो जाके उनको पता चलेगा अगर वो स्पेशल ड्रेस ना पहने तो उनको हाइपोथर्मिया हो जाए, उनका खून जमना शुरू हो जाए। ये, और जैसे-जैसे आप ऊपर टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, टेम्परेचर बढ़ाने से आपकी जो ऑक्सीजन लेवल है पानी के, जिसको हम कह देते हैं ना बीओडी और सीओडी, आई डोंट नो आप लोगों ने इस इन टर्मिनोलॉजी से आप वाकिफ हैं या नहीं है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड ये जो होती है एनवायरनमेंट में पढ़ाई जाती है, कि किसी भी एक उसकी होती है कि आपको जो चाहिए होते हैं बैक्टीरियाज वगैरह उनको खत्म करने के लिए, किसकी क्या डिमांड है, बीओडी सीओडी, और ये जो पानी आप पी रहे होते हैं उसके लिए अंदर भी वो इफेक्ट होते हैं। इसी तरीके से केमिकल रिएक्शन रेट जो पानी के अंदर हो रहा होता है उसको इफेक्ट करते हैं, और नेचुरल सीजन जितने भी आपके हैं उनको भी होते हैं। फिर ये होता है कि आप हवा के अंदर हीट छोड़ रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे अगर आप, एक पावर प्लांट है जिसके अंदर एक चिमनी लगी है या एक रिफाइनरी है जिसके अंदर वो गैसेस जो किसी इस्तेमाल में नहीं आती हैं, जिनको हम फ्लेयर गैसेस कहते हैं, वो हम बर्न करते हैं। अब चिमनी की हाइट आप 30 मीटर की कर देंगे, 40 मीटर की कर देंगे, लेकिन इवेंचुअली कोई जा तो एनवायरनमेंट में रही है ना, तो एयर जो है हीट को रिसीव करती है और वो ओवरऑल टेम्परेचर को बढ़ा, इसीलिए अब हर प्लांट के अंदर जो एक कूलिंग टावर लगाया जाता है, कि कूलिंग टावर के अंदर वो पानी के अंदर वो हीट चली जाती है, आप रिकवर करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद उस हीट को एनवायरनमेंट के अंदर आप छोड़ते हैं। तो ये तो हो गया पहला पार्ट, थर्मल पॉल्यूशन क्या होती है। अब आ जाइए कि केमिकल और पार्टिकुलेट पॉल्यूशन क्या होता है। सबसे पहले जब भी कोई फ्यूल जलता है, तो आपको हम पिछले उसमें डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास 80% से ज्यादा कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी भी फॉसिल फ्यूल के अंदर। लकड़ी में थोड़ी परसेंटेज कम हो जाएगी, कोल के अंदर परसेंटेज कम हो जाती है, डिपेंड करता है कोल की क्वालिटी के ऊपर कि कार्बन की परसेंटेज क्या है उसके अंदर। अगर लिग्नाइट कोल होगा तो और कम होगी, एंथ्रासाइट के अंदर हाईएस्ट होती है, बिटुमिनस सब, ये 4-5 किस्में जो कोल की हैं। जैसे जैसे कोल की क्वालिटी बेहतर होती, कार्बन परसेंटेज बढ़ती चली जाती है। अब जब मैंने क्लास में भी आपको बताया था कि कार्बन जब जलती है तो पहला रिएक्शन क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है ऑक्सीजन के साथ मिलकर, वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, वो आपको हीट देता है, उस हीट को आप यूज, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को अगर लिमिटेड आप ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और ये नामुमकिन है कि जब आप कार्बनिश फ्यूल जलाएं, कार्बन कंटेनिंग फ्यूल जो कि हाइड्रोकार्बन है, वो आप जलाएं और कार्बन मोनोऑक्साइड ना बने। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो पॉइजनस एक गैस है, एनवायरनमेंट के अंदर ये जाती है। ये अगर ज्यादा हो जाए तो ये, अगर आपने फिल्मों में देखा हो ना, अक्सर वो क्या करते हैं खुदकुशी करने के लिए, एग्जॉस्ट के ऊपर एक पाइप लगाया और अपनी खिड़की के अंदर लाया और जनाब वो उसको इनहेल करते रहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो इनहेल करके वो खत्म हो जाते हैं, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है आपके ब्लड के जो आरबीसीज हैं उनसे रिएक्ट करके उनको डाइल्यूट कर देती है, और वो एक कंपाउंड बन जाता है, केमिकल कंपाउंड, जो कि ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को खा जाता है और इंसान की मौत हो जाती है।
इसी तरीके से नाइट्रोजन के ऑक्साइड है। अब जाहिर है कि एयर के अंदर नाइट्रोजन है ना, जब आप बर्न करने के लिए एयर को यूज कर रहे हैं तो वो नाइट्रोजन के कंपाउंड बन जाते हैं जिनको हम नॉक्स कहते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, ये नॉक्सेस कहलाते हैं। और ये अगर आप 1997 के NEQs देखें पाकिस्तान के जो है उसमें लेवल डिफाइन किए हुए हैं कि एयर के अंदर नॉक्स का लेवल क्या होना चाहिए, या आपकी गाड़ियों की जो इमिशन है, जो भी आपकी गाड़ी है उनको चेक किया जाता है किस मेयार के ऊपर, इसी मेयार के ऊपर चेक किया जाता है कि गाड़ियां कार्बन मोनोऑक्साइड कितना इमिट कर रही हैं, कार्बन। अब ये जो आप पढ़ रहे होंगे ना, ये बड़ा आजकल मार्केटिंग में करते हैं कि जी हमारी गाड़ी जो यूरो 6 फ्यूल की, हमारी गाड़ी यूरो 2 फ्यूल की। इवन रक्षाओं के पीछे लिखा हुआ नजर आता है कि यूरो 2 फ्यूल। अब यूरो 2 फ्यूल तो फ्यूल के एक स्टैंडर्ड है कि उसके अंदर सल्फर कितनी होनी चाहिए, और बेसिकली सल्फर को और पेट्रोल के अंदर बेंजीन को बड़ा कंट्रोल के बताते हैं, इसलिए कि बेंजीन जब जलता है तो बेंजीन के जो कंपाउंड बनते हैं वो कैंसर प्रोमोटिंग है। ये दुनिया में अब ये चीज साबित हो चुकी है, ठीक है ना। तो इसको आप इस्तेमाल करते हैं, इसको कंपाउंड जो बनते हैं और ये आपको डैमेज करते हैं, ये तो वो लिमिट कर देते हैं। अब ये हो रहा है कि गाड़ियों के जो एग्जॉस्ट हैं उसके ऊपर जो है कन्वर्टर लगाए जा रहे हैं, कैटलिक कन्वर्टर, जिसके अंदर मुख्तलिफ हाई कॉस्टली मेटल यूज होते हैं, प्लेटिनियम वगैरह, कि वो उसको रोक के साफ करके और एनवायरनमेंट में फेंकें। यानी जो लिमिटेड, दुनिया के हर शहर के अंदर, हर सूबे के अंदर, हर मुल्क के अंदर अपने एक स्टैंडर्ड है, इमिशन स्टैंडर्ड्स ये कहलाते हैं। वो हमारा भी टॉपिक नहीं है, लेकिन ये चीजें जो हैं जो हम इस वक्त कर रहे हैं ना कि अल्टरनेट पे जाने के जो बड़े असबाब हैं, उसमें एक एनवायरनमेंट का डैमेज है, और उसका लिए एनवायरनमेंट को डैमेज करने वाली जो चीजें हैं वो ये हैं। फिर आ जाते हैं हाइड्रोकार्बन। ये नामुमकिन है कि अगर आप कोई फ्यूल बर्न करें तो 100% फ्यूल कन्वर्ट हो जाए, कुछ ना कुछ अनबर्न फ्यूल चला जाता है। तो अनबर्न फ्यूल के जो हाइड्रोकार्बन अनबर्न एयर के अंदर जाते हैं वो मैं और आप इनहेल कर रहे हैं। एक जमाने में पाकिस्तान में, दुनिया में पेट्रोल के अंदर लेड डाला जाता था, लेड का एक कंपाउंड था, वो डाला जाता था कि ऑक्टेन बूस्टर के तौर पर। तो मैं उस रिसर्च में इन्वॉल्व था जो पाकिस्तान में हुई, जब से पहले कि हमने 2000 के अंदर लेड को फेज आउट किया पाकिस्तान से। तो हमने कुछ सैंपल लिए थे, आगा खान के साथ मिलके ये काम किया था। तो वुड यू बिलीव के सबसे ज्यादा लेड लेवल जो ब्लड के अंदर आया था ना, वो उन लोगों का आया था जो कि एम ए जिना रोड के ऊपर जो फ्लैट्स वगैरह बने हुए हैं ना, वो जुड़िया बाजार, इस तरह के जो इलाके हैं ना, थिकली पॉपुलेटेड, जहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है। और अगर आप सबसे कम लेवल जो आया था लेड के अंदर, यू विल बी सरप्राइज कि गुलशन हदीद और ये इलाके जो कराची से बाहर है ना, जहाँ की ओपन एनवायरनमेंट है और वो है, उसके अंदर सबसे लोएस्ट लेवल आया था। तो ये चौथी चीज जो है सल्फर डाइऑक्साइड है। अब ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि सल्फर डाइऑक्साइड जब यानी किसी भी हाइड्रोकार्बन में मौजूद जब सल्फर जल रही है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगी, उसी सल्फर डाइऑक्साइड के साथ साथ जो हाइड्रोजन है वो जल रही है, तो वो हाइड्रोजन से वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है। ये दोनों कंबाइन होके गैसेस फॉर्म के अंदर, सल्फ्यूरिक एसिड गैसेस फॉर्म के अंदर, यानी ये H2SO3 H2SO4 के इनके कंपाउंड्स बन जाते हैं जो कि गैसियस फॉर्म में होते हैं। ऊपर जाके हवा के अंदर जाके ये कंबाइन हो जाते हैं, जो हमारे एवापोरेशन हो रही है सी से और इधर से, उससे कंबाइन होके ये जो हो जाते हैं। और फिर ये जब बारिश होती है तो ये मॉलिक्यूल जो होते हैं सल्फर के, सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल, जब ये कहीं गिरते हैं तो ये, इसको हम कहते हैं एसिड रेन। अब एसिड रेन जो है वो जाहिर है कि फसल पे गिरेगी तो फसल का बेड़ा गर्क करेगी। अगर वो पानी जो होगा उसको जानवर पियेंगे, उनका बेड़ा गर्क होगा। तेजाब, कोई भी शख्स अगर तेजाब पीता है तो क्या होगा उसका असर, अंदरूनी निजाम का अल्लाह का जो बनाया हुआ है। चौथी और अब पांचवी और आखिरी चीज है पर्टिकुलेट मैटर। पर्टिकुलेट मैटर ये जब आप फ्यूल बर्न होता है तो इससे निकलते हैं। अब अल्लाह ताला ने इंसान को जो बनाया है ना, एक मिनट जरा भाई साहब, मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, खत्म करके आपको कॉल करता हूँ। पर्टिकुलेट मैटर का कुदरत ने निजाम बनाया, ये वो पार्टिकल होते हैं जिनको आपको आंखों से विजिबल नहीं होते, ये माइक्रोन्स के अंदर होते हैं। इनका साइज 25 माइक्रोन भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है। अब अल्लाह ताला का जो निजाम है ना, अगर आप उसको आप देखें तो आप हैरान हो जाएंगे।
कि आपका जो ब्रीदिंग मैकेनिज्म खुदा ने बनाया हुआ है, हम समझते हैं कि जी ये नाक के बाल जो है हमारे लिए क्यों अल्लाह ने डाले हैं, ये आपका एक फिल्टर मैकेनिज्म बनाया है अपना। आपका जो नेजल सिस्टम को अगर आप पूरे देखें, नाक को पूरा आप देखें, तो ये पूरा एक सिस्टम है कि जब आप सांस ले रहे होते हैं तो आप जो गंदगी और जो चीजें जा रही होती हैं, जो पर्टिकुलर साइज की होती हैं, वो निजाम रोक लेता है। और जब भी आपको छींक आती है, जिसके बाद हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो जितनी भी गलाजत और जो पर्टिकुलेट्स आपके अंदर गए होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। लेकिन अब क्या हो गया है कि ऐसे फ्यूल आ गए हैं, अगर आपका इंजन गलत हो तो वो पर्टिकुलेट मैटर उस साइज के बनाते हैं 10 माइक्रोन। 1 माइक्रोन जो है, हमें पता है कि 1 मिलीमीटर का 1000 पार्ट इज माइक्रोन, ठीक है ना। तो अगर कोई पर्टिकुलेट मैटर जो है 10 माइक्रोन का है, आपके पास कुदरत का निजाम फेल हो जाता है। जब कुदरत का निजाम फेल हो जाता है तो क्या होता है, वो सीधे आपके लंग्स के अंदर जाता है। लंग्स के अंदर जाके एकोमोलेट होना शुरू हो जाते हैं और आपकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है या ब्लड की जितनी भी एक कैपेसिटी है लंग्स की जो है, वो कम कर देते हैं। अब 100% पे तो किसी का भी नहीं होता लंग, खासतौर पर पाकिस्तान जैसे मुल्क में। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, जो स्मोकिंग नहीं करते, उनकी भी अगर आप देखें ना, पाकिस्तान में मैक्सिमम, जो मैंने किसी डॉक्टर से पूछा था वो मुझे बता रहा था कि जो टेस्ट उनके पास होते हैं जितने भी हैं, उनका रिकॉर्ड है, वो बताता है। जियाउद्दीन के एक डॉक्टर मुझे बता रहे थे कि वो 65 अगर किसी का आए ना, जो कैपेसिटी कैरिंग, वो उनके एक टेस्ट होता है जो करवाते हैं, वो सर्टिन आपसे कहते हैं कि जी आप एक ट्यूब होती है, उसके अंदर कुछ बॉल्स रखी हुई होती हैं, 3 बॉल होती हैं, और वो आपसे कहते हैं कि इसके अंदर आप एक्सेल करें, जोर से आप उसमें फूंक मारे, तो उससे वो बॉल जो उठती है ना, किस लेवल तक आप उठा रहे हैं, उससे आपको पता चलता है कि आपके लंग्स की कैपेसिटी कितनी है। तो ये पर्टिकुलेट मैटर इतने खतरनाक होते हैं, और खास तौर पे इन्फेंट्स के लिए और ओल्ड एज के लिए। ये और एक चीज इसी से बन के जो है, फॉग के साथ जब ये मिल जाता है ना, स्मोक, तो ये स्मोक, जी, हेलो, वो होता है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट भी होता है ना, उससे भी जी ये लंग्स की। जी जी, यही मैं कह रहा हूँ ना, उससे पता चलता है कि आपकी एफिशिएंसी क्या है। खास तौर पे जिनको नमूनिया हो जाता है, तो उसके बाद डिस्चार्ज करने से पहले वो टेस्ट जरूर करते हैं डॉक्टर, कि वो देखते हैं कि आपके नमूनिया के बाद जो आपको एंटीबायोटिक गए, अगर लंग्स में पानी वगैरह चला गया तो क्या है। लेकिन मैं उससे उस तरफ नहीं जा रहा, मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि पर्टिकुलेट मैटर जो है आपके लंग्स की कैपेसिटी को मुतासिर करते हैं। जो, और लंग्स की कैपेसिटी मुतासिर होने का क्या मतलब है कि जितनी ऑक्सीजन आप इनहेल कर रहे हैं, वो ऑक्सीजन अगर आप आपका 100% पे लंग चल रहा होगा, तो आप ज्यादा ऑक्सीजन इनहेल करेंगे, ज्यादा ऑक्सीजन बर्न होगी आपके अंदर, ज्यादा आपके अंदर एनर्जी पैदा होगी। जितने आप कम करेंगे, आपका सांस फूलेगा, आप जाएंगे और आपके हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ता है, फिर ये की अलग डिबेट हो जाती है। पॉइंट इज कि जितने भी आपके जो फॉसिल फ्यूल हैं, ये आपके सेहत को इफेक्ट करते हैं। ये जो मैंने आपको बताया था कि कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे बनती है, जब भी इनकम्प्लीट कंबशन होगी तो इस फार्मूले के तहत कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी, ठीक है। यूएसए के अंदर जो है ये फॉर्म का था कि जी ये 15, यूएसए 10 जो उनका स्टैंडर्ड है, कि 15 kg कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो फॉसिल फ्यूल, यानी जितनी उनके है 15 kg जो है फॉसिल फ्यूल बर्न करने से। अब 60 का जो उनका स्टैंडर्ड था, उनका ये था कि जी एक कार जो है 52.2 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड दे सकती है पर किलोमीटर। एक किलोमीटर अगर एक गाड़ी चलेगी, 1 मिनट प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम सर, हेलो, हेलो, सॉरी। 52.2 ग्राम 1 किलोमीटर चलने पे वो दे सकती है, लेकिन 2010 में उसको रिवाइज कर दिया और आप देखिए कितना कम किया है उन्होंने, 1 ग्राम। अब ये कैसे पॉसिबल हुआ, एनीबडी, ये किस तरह उन्होंने कर लिया इस चीज को।
सर मेरे ख्याल से कंप्लीट कंबस्शन को इन्होंने जो है ना इसमें वो करा होगा, इंजन्स की कुछ इन्होंने इम्प्रूवमेंट करके ताकि बर्निंग कंप्लीट हो जाए, अनबर्न हाइड्रोकार्बन आ जाए। अगर उसको पूरी ऑक्सीजन मिलेगी उसको, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी ना। ऑक्सीजन इनसफिशिएंट होगी, ऊपर फार्मूला आपको बता रहा है कि आपके पास अगर मतलब कार्बन, वैसे तो ये भी एक तो ये फार्मूला भी है, और एक ये है कि CO2 + C जो है ये भी CO बना देगा। यानी कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है और फर्दर कार्बन अगर आपने कर दिया, दोनों जब जलेंगे तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी। इंजन्स की बेहतरी करके उन्होंने उसको इतना कर दिया कि वहां पे ऑक्सीजन जो है उनको मिलती रहे और सब चीजें होती रहे। ठीक है, ये वही मैंने आपको जैसे बताया कि हीमोग्लोबिन को डिस्ट्रॉय कर देता है और ये हो जाता है। अब इसके लेवल होते हैं, 100 ppm तक होगा आप। जी बोले। सर ये फ्यूल को अपग्रेड करके यूरो 5 कहते हैं, तो इंजन भी यानी अपग्रेड करना होता है ऑब्वियसली, तब अगर वो यूरो 5 को। ओ भाई, अगर मैं 1960 की गाड़ी के अंदर जो कि कार्बोरेटर वाली है उसके अंदर अगर यूरो 5 के यूरो 6 भी डाल लूंगा, तो भाई गार्बेज इन गार्बेज आउट हो जाएगा ना। आपने बेहतरीन फ्यूल गार्बेज में डाल दिया तो क्या निकालेगा वहां से? फ्यूल क्या बिगाड़ लेगा उस इंजन का? यू नीड तो कंपेटेबिलिटी चाहिए ना, कि इंजन भी वैसा होना चाहिए और वो चीज भी वैसी होनी चाहिए। ठीक है, आप इसके लेवल हैं ppm, ऑब्वियसली पार्ट पर मिलियन। यानी अगर 1 मिलियन ऑक्सीजन आपके हैं, उसमें अगर 100 तक अगर हो जाएगा ना, जो 100 ppm हो जाएगी आपके एनवायरनमेंट के अंदर, तो आपको हेडेक फील होगा। 300 हो जाएगी तो आप बेहोश हो जाएंगे, और जब 600 ppm का लेवल हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा? आप अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। अभी मैंने अक्सर, आपने अगर आप हॉलीवुड की फिल्में देखें ना, तो उसमें अक्सर ही नजर आता है कि आदमी खुदकुशी करने के लिए वो एग्जॉस्ट से उसने लगाया और उसको जो है करके उन्होंने इस तरीके से करना शुरू कर दिया। ये तो सिर्फ एक चीज का इफेक्ट है। अच्छा, अब आ जाइए कि ये जो नॉक्सेस बनते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो जिनको हम कहते हैं NO, NO2, NO3, ये जितने भी बनते हैं ये नॉक्सेस कहलाते हैं। ये कैसे बनते हैं? जब इंजन का टेम्परेचर जो है, अब आपकी ये नॉक्सेस गाड़ियों में कम बनते हैं इसलिए कि वहां टेम्परेचर जो होता है मैक्सिमम जो जाता है ना गाड़ी का टेम्परेचर आपके इंजन का, वो 700 से ऊपर एक्सीड नहीं करता। आपकी गाड़ी के, अगर मैं मोटरसाइकिल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कार की बात कर रहा हूँ। कार के जो इंजन का डिजाइन है वो इस तरह होता है कि उसके अंदर जो है 700 तक जाता है, और इसीलिए ये रेडिएटर का जो एक पर्पज होता है वो हीट कैरिंग का भी होता है, कि वो हीट कैरी करके जो इंजन में जनरेट हो रही है एक्स्ट्रा हीट, वो उसको लेते हैं और फिर आपके कूलर लगे हुए होते हैं और फैन लगे हुए होते हैं उसको ठंडा कर। इंडस्ट्रियल उसके अंदर जहाँ पे आप यूज कर रहे होते हैं, जहाँ टेम्परेचर 1100 से ज्यादा एक्सीड कर जाता है, तो वहाँ ये ज्यादा बनते हैं। ये नहीं कि छोटे कम टेम्परेचर पे नहीं बनते, लेकिन वो इनसिग्निफिकेंट नंबर होता है। ठीक है, तो ये जो है आपके जो निकलते हैं ना, NO बनता है, उसके बाद हमारे जो अल्लाह ताला का निजाम है, हमारी जो एयर है, वैसे तो हम कहते हैं ना 79% ऑक्सीजन है, 21% जो, सॉरी 79 नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन है नहीं अब दुनिया के अंदर, 21% बची नहीं है ऑक्सीजन इतनी। ठीक है, तो वो जो है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो है, उस ओजोन जो हमारे हवा में होती है, O3 जो है उसके साथ कंबाइन होके ये NO2 बना दे। अब ये जो अक्सर आप पंजाब में सुनते होंगे जनाब कि जी वो स्मॉग आ गया, स्मॉग आ गया, और अक्सर नवंबर से लेके जनवरी तक स्मॉग होता है, मोटरवे बंद हो जाती है। सुना है ना आपने कि जी फॉग आ गया? फॉग और जब स्मोक मिल जाए ना, ये मिलके स्मॉग बनता है। ये ध्यान में रखिएगा कि एक तो फॉग तो एक अलग चीज है ना, कि आपका जो हवा के अंदर आपकी जो चीजें हैं और वो कंबाइन होके जब टेम्परेचर कम होता है, तो वो एक स्टीम की शक्ल में या धुएं की शक्ल के अंदर एक आ जाते हैं, जिसको हम फॉग कहते हैं। उसी फॉग के अंदर जब ये स्मोक मिल जाता है ना, तो उसको स्मॉग कहते हैं। एंड स्मोक इज मोर डेंजरस टू ह्यूमन हेल्थ देन दी नॉर्मल फॉग। नॉर्मल फॉग तो आपको कुछ भी नहीं कह रहा, उससे सर्दी लग रही होती है ना, कि आप अपना नाक कवर कर लें, अपना सर कवर कर लें। ठीक है ना? तो जी, जी सनम। सर फिर ये स्मोक जो है
वो सर्दियों वाले सीजन में इतनी ज्यादा क्यों होती है, जब ये यानी हीट से मिलकर बनती है? तो देखिए, सर्दियों वाले सीजन में इसलिए होती है कि सर्दियों में तो एक नेचुरल फिनोमेना है ना आपका स्मॉग फॉग बनने का, कि एयर ठंडी होती है, टेम्परेचर डाउन होता है, तो उस वक्त एयर के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो फ्रीज तो नहीं होते, लेकिन वो लिक्विड फॉर्म के अंदर आ जाते हैं, तो वो आपको धुएं की शक्ल में नजर आ रहा होता है। लेकिन अगर उसी धुएं के साथ ये चीजें कंबाइन हो जाएंगी ना, पर्टिकुलेट मैटर हो गया, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो गए, तो ये फिर स्मॉग में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी स्मॉग का लफ्ज में निकला है, स्मोक प्लस फॉग को मिला के जो चीज बनती है ना, उसको हम स्मॉग कहते हैं। अगर किसी जगह पे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन नहीं होगी तो यू विल हैव ओनली फॉग, जो कि आपकी गाड़ी की, आपकी सड़क, आपकी विजिबिलिटी कम कर देता है, कि आपको नजर नहीं आता कि सड़क पे आगे क्या है, वो कहलाता है फॉग। लेकिन अगर उसी फॉग के अंदर ये केमिकल हैजर्ड आ जाएं, टॉक्सिक्स आ जाएं, जो हम जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये उसको बना देते हैं, स्मॉग में कन्वर्ट कर देते हैं। सही नहीं, वैसे क्या आपने कहा था ना, फॉग प्लस स्मोक, हाँ, स्मोक ही है ना ये, जो आप चीजें जला रहे हैं, कार्बन फ्यूल, ये जो भी बंद कर रहे हैं आप, हाइड्रोकार्बन, उससे क्या बन रहा है? स्मोक ही निकल रहा है ना। स्मोक, वो स्मोक जब कंबाइन होता है फॉग के साथ, उसको हम स्मोक कहते हैं। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है नाइट्रोजन के ऑक्साइड की, वो आपके सामने है कि ये ब्राउन कलर का होता है, लंग्स को, लीवर को और हार्ट को डैमेज करता है। इसकी लिमिट जो है अमेरिका की, मैं देखें, प्रॉब्लम ये है कि हमने जो हमारा एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड है ना, जिसने भी बनाया है वो, हमने नकल मारी है। पाकिस्तान में कोई रिसर्च तो थी नहीं ना कि हमारे यहाँ क्या है, गाड़ियों से एमिशन क्या हो रहा है। हमने इधर उधर से उठा के, जो है वर्ल्ड बैंक के कंसल्टेंट आए, उन्होंने पैसे दिए डॉलरों के अंदर, पहले हमें इमदाद दी, फिर हमसे पैसे लेके उन्होंने हमें एक स्टैंडर्ड बना के बता दिया। तो ये जो अमेरिका का स्टैंडर्ड, में आपको सिर्फ एक मिसाल ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 1960 से लेके 2010 में 50 साल में कितनी तरक्की हुई है। कि पिछली स्लाइड पे मैंने आपको बताया था कि पहले कार्बन डाइऑक्साइड कितना था, 52.2, और 2010 में कहाँ पे आ गए हम, वो आपने देख लिया। इसी तरीके से नाइट्रोजन के ऑक्साइड 2.5 ग्राम पर किलोमीटर से हम 0.05, थाउजेंड्स एंड टाइम हमने कम किया है। तो ये टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट से ही ये चीज मुमकिन हुई है ना, कि हम ये चीज कर सकें। सही। अब आ जाते हैं, हाँ जी जी, हेलो, कोई सवाल था, कोई? जी जी सर ये था, जैसे एमिशन का आप कह रहे हैं, स्पेशली ये इंजन से, डीजल इंजन से या पेट्रोल इंजन से, तो वॉल्क्सवैगन का एक सर आया था कि वो अमेरिका में उन्होंने रेगुलेटर ने वो पकड़ा था, एमिशन ज्यादा थी, और लेकिन उनका अपना सॉफ्टवेयर VNV वाला बताता था कि कम एमिशन हो रही है, उस पर किस गाड़ी पेनल्टी की पड़ी बात थी कर रहे हैं? वॉल्क्सवैगन किस को, गाड़ी की बात कर रहे हैं? अमेरिका के रेगुलेटर की तरफ। नहीं, किस गाड़ी की? सर वॉल्क्सवैगन, अच्छा, वॉल्क्सवैगन का था। जी जी, देखिए, हो सर सकता है कोई डीजल का था कोई आपको? मेरी नजर से ये चीज नहीं गुजरी है, मैं इस पे कोई तबसरा नहीं कर सकता। उस- लेकिन जनरली ये होता है कि गाड़ी के जो इमिशंस होते हैं ना, ये मैन्युफैक्चरर की जिम्मेदारी होती है। और वहां पे क्योंकि कानून इतने सख्त है ना, अब ये पाकिस्तान तो नहीं है ना कि आपसे टोयोटा वाले गाड़ी की कीमत क्या लें, और सीट बेल्ट तक नहीं होती और एयर बैग नहीं होते कि एक्सीडेंट की सूरत में वही गाड़ी, वही टोयोटा कंपनी वही गाड़ी दुबई में बिकती, तो उसके अंदर पिछली सीट पे भी लगे हुए होते हैं। जी सनम। सर फिर इस चीज को कैसे कंट्रोल किया जाता है ना, कोई रूल्स रेगुलेशन इस चीज की? बीबी, देखें, दुनिया के अंदर जो ईपी है ना, प्रोविंशियल ईपी, मैं सिर्फ आपको अमेरिका की मिसाल दे सकता हूँ, क्योंकि उनका डाटा बहुत पूरी दुनिया में यूज होता है, और अमेरिका, कनाडा, नॉर्थ अमेरिका का, यूरोप का, ईयू का भी बड़ा स्ट्रॉन्ग डाटा है। वो तो उनकी एजेंसीज इतनी स्ट्रॉन्ग हैं, उनको जो भाई लॉ, उनको इतनी इजाजत होती है कि अगर ऐसी कोई चीज वो पकड़ लें, और वो फिर कंपनियों पे हैवी फाइन करते हैं और गाड़ियों को विड्रॉ करा देते हैं, वो कैसी कोई चीज है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, कनाडा के अंदर टोयोटा ने या होंडा ने, किसी दोनों में से किसी एक गाड़ी ने अपने सारी गाड़ियों को विड्रॉ किया, कि उनको ये पता चला कि उनकी सीट बेल्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने अपने जिस जिस को भी गाड़ी भेजी थी, बेचने के 7 साल बाद भी उन्होंने कहा, जनाब
फलानी जगह आप आ जाएं, हम आपकी गाड़ी को फ्री ऑफ कॉस्ट, ये जो आपकी सीट बेल्ट की प्रॉब्लम है इसको फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि उनको ये पता है कि सीट बेल्ट की वजह से खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उनके लिए वो बहुत बुरे होते हैं, तो वो वहां पे करते हैं। अब उनके जो एपीएस हैं वो कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर रहे होते हैं इस चीज को, और फिर अगर वो नहीं होता है तो गाड़ियों के ऊपर फाइन होता है। जितनी भी गाड़ियां होती हैं वो कहते हैं इनको विड्रॉ करो, सड़क से हटाओ और उसका कंपनसेट करो उसको। यहाँ पाकिस्तान की तरह थोड़ी कोर्ट में चला गया, स्टे लेके वो बैठा हुआ है सालों तक, कुछ भी नहीं कर सकते आप। आपके वैसे ये सामने ईपीए वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। ऑब्वियसली इनका जिम्मेदारी है कि ये देखें ना, हम उस मुल्क में रहते हैं कि जहां अगर आप कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं तो उसके लिए उसका आपको पहले ईआईए कराना पड़ता है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। यहाँ पे ईपीए वालों ने अपनी कंपनियां बनाई हैं भाइयों के नाम पे, बीवी के नाम पे, वो आप जाएं उनके पास, उनको पैसे दें, आपको ईआईए रिपोर्ट पूरी छपी छपाई मिल जाती है। तो ये चीजें तो यहाँ पे है ना, हमारे यहाँ इम्प्लीमेंट देखें, कानून हमारे पास तमाम मौजूद है, कानून की हमारे पास कोई कमी नहीं है, कमी है हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन, कमी है हमारे पास नियत की। जो 1997 का ईपीए का या एनईक्यूज जो हमारे नेशनल एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है, वो ये तक बताते हैं हमें कि सर्विस स्टेशन जो अगर है जहाँ आप गाड़ी की अपनी सर्विस करा रहे हैं, वो जो पानी जाएगा गटर के अंदर, सीवर के अंदर, उसकी क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए। लेकिन आपने कभी देखा है कहीं इसकी इम्प्लीमेंटेशन होते हुए? कोई सैंपल लेके चेक कर रहा हो, कुछ कर रहा हो? हर आदमी के लिफाफे बंधे हुए हैं और वो लेता है और वो करता है। अच्छा, मेरे पास 2 मिनट रह गए हैं बीबी, मैं इसको खत्म करके फिर मैं वापस आता हूँ इसको रिकॉर्डिंग सेव करके, ठीक है? आप लोग थक तो नहीं गए रोजे के अंदर? पहले बता दें मुझे आप, मुझे कोई इशू नहीं है, जल्दी बताओ, टाइम खत्म हो रहा है। सर ये कितना हो रहा है अभी लेक्चर? ये तो अभी काफी है भाई। काफी है। सर तो 10 सर ये मिनट का ब्रेक दे बस आप ये, हाँ, सॉरी ये 10 बताइए मिनट का क्लोज कर ब्रेक दीजिएगा आप जो फंडामेंट है। सॉरी, मैं आवाज नहीं आई, क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ सर फंडामेंटल, ये जो कंटेनमेंट्स आप बता रहे थे ये बता के फिर क्लोज कर दीजिएगा, अच्छा या जैसा आपको बेहतर लगे। नहीं, ये तो देखेंगे, मैं उसके बाद फिर आऊंगा तो फिर पूरा सेशन करूंगा ना मैं 40 मिनट का, 10 मिनट के लिए तो नहीं आऊंगा ना। सही 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 सही। जल्दी मुझे सर बताएं 10 दोबारा आप। मिनट्स सर 10 मिनट्स का ब्रेक दे दे फिर कर लीजिएगा। अच्छा ठीक, ओके, डन है, डन है, ठीक है, मैं यहाँ थैंक पे यू रोक रहा हूँ। जी सर।